Arvind Rai sir is really your real mentor. He has excellent concept base. He plays many roles during your preparation. Sometimes he चलिए, a fluid over a flat surface has the following properties: dynamic viscosity 25 into 10 to the power 6 kgf per meter second, specific heat 2 kilojoule per kg, thermal conductivity 0.05 watt per meter Kelvin. The hydrodynamic boundary layer thickness is 0.5 mm. Determine the thickness of thermal boundary layer. कहाँ था अपन? में कितना होगा? उतना ही होगा। क्यों कट जाता है? चलो ठीक, सिंपल सी बात है यार। देखो यहाँ पे मेरे को म्यू दिया हुआ है 25 इंटू 10 टू द पावर -6 kg मीटर सेकेंड, लेकिन मेरे को मालूम है कि म्यू का यूनिट जो होता है वो पास्कल सेकेंड होता है। करेक्ट है। अब पास्कल सेकेंड जो है, पास्कल इज ऑल्सो द एसआई यूनिट, सेकेंड इज ऑल्सो द एसआई यूनिट, राइट। तो पास्कल सेकेंड इज द एसआई यूनिट और केजी पर मीटर सेकेंड इज ऑल्सो द एसआई यूनिट। ये दोनों सेम ही होगा। और वैसे भी अगर आप देखो तो म्यू की यूनिट क्या होगी? म्यू होगा पास्कल सेकेंड। तो पास्कल यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, एम एल टी -2 डिवाइडेड बाय एरिया यानी कि एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी, सो दैट विल बिकम एम एल टी। एम यानी कि केजी, एल यानी कि मीटर सेकेंड, राइट। सो 25 इंटू 10 टू द पावर -6 इज ऑल्सो इन द एसआई यूनिट। तो उसको कन्वर्जन की कोई ज़रूरत मेरे को यहाँ पे नहीं है। क्या बोल रहा हूँ? 0. बी आंसर आ रहा है, देख लेते हैं। बी आंसर आ रहा है। प्राणल नंबर 1 आ रहा है, प्राणल नंबर 1 आ रहा है, मुझे प्राणल नंबर 1 आ रहा है। आंसर बी, प्राणल नंबर 1 आ रहा है। तो फिर बी कैसे आंसर आएगा? तुम्हारा हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर तुम कह रहे हो कि इक्वल टू द थर्मल बाउंड्री लेयर, कैसे निकाले हो? तो निकाले कैसे? बिना प्राणल नंबर निकाले कैसे कर? हाँ, डायरेक्ट कर लिया था कि याद कर लिया था? भाई कैसे निकालोगे? डेल्टा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू पी आर टू द पावर एन, ठीक है। एन इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली अपन 1/3 इसको ले लेते हैं। तो पी आर कितना आ रहा है? पी आर इज इक्वल्स टू म्यू सी पी बाई के, तो 10 to the -6
25 इंटू ये हो जाएगा 100, हाँ ठीक है। प्राणल नंबर शुड बी 1, प्राणल नंबर 1 है, इसका मतलब डेल्टा इक्वल टू डेल्टा टी होगा। तो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर और थर्मल बाउंड्री लेयर जो है वो इक्वल मिलेगा। इज इट क्लियर? चलिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इन अ फोर्स कन्वेक्शन, heat transfer coefficient H is the function of rho v, its diameter, mu, Cp and K. Is that clear? कैरेक्टरिस्टिक लेंथ और डायमीटर तो सेम चीज़ है ना, दोनों मीटर में ही है। LC और D इज द सेम थिंग। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल जो मेरे पास में आ रहे हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। m इक्वल टू आ रहा है 7, करेक्ट है बच्चों? इन 7 वेरिएबल्स को यूज करने के लिए कितने फंडामेंटल डायमेंशंस मेरे को यूज करने पड़ेंगे? कितने फंडामेंटल यूनिट की मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ेगी ये सारे वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए? हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट्स आर रिक्वायर्ड? जल्दी बोलो यार, कितने फंडामेंटल डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी? नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे आया मेरे पास में 7, फंडामेंटल यूनिट कितनी आएगी? देखो बेटा, MLT तो लिखा ही लो, मास, लेंथ और टाइम, ये तो मिलना ही है। क्या इसके अलावा कोई और यूनिट आएगा क्या? हाँ, इसके अलावा यहाँ पे अपन CP देख रहे हैं, K देख रहे हैं, H देख रहे हैं, इसमें एक एडिशनल यूनिट आएगी, दैट इज टेम्परेचर थीटा। क्लियर है बच्चों? तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गए 7 और नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स हो गई 4। देन हाउ मेनी डायमेंशनलेस नंबर्स, कितने मीनिंगफुल डायमेंशनलेस नंबर यहां पे बनेंगे? पढ़ा हुआ है बेटा। व्हाट इज बकिंघम पाइप थ्योरम? अगर नंबर ऑफ वेरिएबल n है और फंडामेंटल यूनिट जो चाहिए वो m है, तो जो डायमेंशनलेस नंबर बनेंगे, डायमेंशनलेस नंबर्स दैट इज n माइनस m। तो यहाँ पे मेरे को n मिल रहा है 7 और m मिल रहा है 4, तो मेरे पास 3 डायमेंशनलेस नंबर आएंगे। करेक्ट है? अब यहाँ पे अपन 3 रिपीटेटिव वेरिएबल कंसीडर करके डायमेंशनलेस नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड इफ यू फाइंड आउट द डायमेंशनलेस नंबर, द 3 डायमेंशनलेस नंबर वुड बी फर्स्ट द नसेट नंबर, दैट इज h, डायमीटर लिखे तो d होगा डिवाइडेड बाय k। द सेकेंड dimensionless number would be the Reynolds number, and that would be rho v d divided by mu, and Prandtl number, and Prandtl number is mu Cp by k। तो अगर अपन इसका डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं तो ये 3 डायमेंशनलेस नंबर जो हैं वो अपने को जो मिलने वाले हैं, वो एक है hd by k, which is known as the Nusselt number, then the Reynolds number,
एंड देन द प्रांटल नंबर। तो 3 डायमेंशनलेस नंबर मेरे को यहाँ पे मिलेंगे और मेरा ऑब्जेक्टिव था h को फाइंड आउट करना एज द फंक्शन ऑफ दीज वेरिएबल्स। करेक्ट है? तो अब मेरी जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस होके क्या बन जाएगी? अब सारे वेरिएबल्स को मैंने रिप्लेस कर दिया है विद द डायमेंशनलेस नंबर, तो अब मेरी प्रॉब्लम क्या बन जाएगी? नसेट नंबर would be the function of RE and PR। ठीक है? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी बच्चों? चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं क्या किया। पहले हमने एक प्रिलिमिनरी स्टडी करा और वो प्रिलिमिनरी स्टडी के बेस पे मेरे को ये मालूम चला कि भैया H जो है वो रो वी डी म्यू सी पी और के इन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है। करेक्ट है? तो हमने लिख लिया F इज द फंक्शन ऑफ रो वी डी म्यू सी पी के। अब मेरे को इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करनी है। आई नीड टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन दीज वेरिएबल्स। अभी ये 60 तो वेरिएबल देख के मेरा दिमाग तो घूम रहा है और इतनी सारी यूनिट को भी लेके चलना पड़ेगा, बड़ा कठिन काम है। तो अब काम को अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन सारे वेरिएबल्स को हम रिप्लेस कर देते हैं विथ डायमेंशनलेस नंबर्स। तो हमने देखा कि यहाँ पे टोटल मेरे को मिल रहे थे 7 वेरिएबल और 4 मेरे को यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स मिल रही थी। तो इसका मतलब ये पूरी प्रॉब्लम को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ 3 डायमेंशनलेस नंबर्स। इज इट क्लियर? चलिए जी, अब ये 3 डायमेंशनलेस नंबर हमको डायमेंशनल एनालिसिस से मिले और यहाँ से फिर अब मेरे को रिलेशन मिला नसेट नंबर इज द फंक्शन ऑफ आर ई एंड पी आर। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टास्क? अब अगला कदम क्या होगा? यहाँ पे हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नसेट नंबर सॉरी क्या मेरे को हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट मिल गया? क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये फंक्शन मेरे को नहीं मालूम अभी। ठीक बात है? मेरे को ये मालूम है कि नसेट नंबर इज द फंक्शन ऑफ आर ई एंड पी आर, लेकिन वो आर ई और पी आर के बीच का क्या फंक्शन है वो फंक्शन मेरे को नहीं मालूम है। राइट? तो अब हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल डेटा को हम यूज करते हैं। चलिए इसके बाद का जो भी काम है वो सरदर्द मेरा नहीं है, वो मेरा सरदर्द अंडर ग्रेजुएट लेवल पे नहीं है। तो जो भी फंक्शन होगा दैट फंक्शन वुड बी गिवन इन द प्रॉब्लम इटसेल्फ। क्लियर हुआ बच्चे? तो कन्वेक्शन बड़ा मुश्किल टॉपिक है लेकिन अंडर ग्रेजुएट लेवल में मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेरे को इतना मालूम चल गया कि नसेट नंबर इज द फंक्शन ऑफ आर ई एंड पी आर फॉर द फोर्स्ड कन्वेक्शन। फोर्स्ड कन्वेक्शन के लिए हमारे पास रिलेशन आ गया नसेट नंबर इज द फंक्शन ऑफ आर ई एंड पी आर। अब ये इन तीनों के बीच में क्या फंक्शन होगा, इन तीनों के बीच में क्या फंक्शन होगा ये मेरे को क्वेश्चन में दिया। करेक्ट है बच्चों? करेक्ट है बच्चों? चलिए जी, अब ये नसेट नंबर यहां से मैं निकाल लूंगा। नसेट नंबर मैं निकाल लिया तो अब मेरे को फ्लूइड की प्रॉपर्टी मालूम है, मैं H की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। K मेरे को मालूम है, नसेट नंबर मेरे को मिल गया तो यहां से मेरे को H की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक बात है? ये जो H की वैल्यू मेरे को मिलेगी ये लोकल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा या फिर ये एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा? क्या होगा, क्या होना चाहिए आप बच्चों? वो डिपेंड करेगा कि ये जो NU आप निकाले हो ये NU भी 2 टाइप का होगा, लोकल नसेट नंबर एंड एवरेज नसेट नंबर। इज दैट क्लियर? यहाँ पे मैंने NU लिखा है, इसका मतलब इट इज द एवरेज नसेट नंबर। तो यहाँ से जो मेरे को H मिलेगा वो एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा। लेकिन अगर मैं इसको NUX कर दूं तो दिस बिकम्स द लोकल नसेट नंबर। बात समझ में आई बच्चों? देन इट विल बिकम द लोकल नसेट नंबर एंड फॉर लोकल नसेट नंबर I will get the local heat transfer coefficient। करेक्ट है? अब बच्चों ये रिलेशन क्या आएगा NU RE और PR के बीच में?
ये बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा। क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं? फ्लो लैमिनार है या फ्लो टर्बुलेंट है, फ्लो पाइप यानी कि डक्ट में से हो रहा है या किसी सरफेस के ऊपर हो रहा है। इज दैट क्लियर? सो दिस नंबर विल डिपेंड ऑन लॉट्स ऑफ पैरामीटर्स। करेक्ट है? अगर फ्लो इन अ पाइप है, तो फ्लो लैमिनार है कि टर्बुलेंट कैसे मालूम चलेगा? रेनॉल्ड नंबर। फ्लो इन अ पाइप है तो रेनॉल्ड नंबर क्या होना चाहिए लैमिनार के लिए? लैमिनार के लिए 2000 से कम होना चाहिए, तो इसको हम कहेंगे लैमिनार। और यदि आर ई इज ग्रेटर देन 4000 आ रहा है तो द फ्लो वुड बी टर्बुलेंट। ठीक। अगर फ्लो इन अ पाइप हो रहा है बच्चों अगर फ्लो इन अ पाइप हो रहा है तो डी की जगह पे मैं हाइड्रोलिक डायमीटर डीएच यूज करूंगा। हाइड्रोलिक डायमीटर डीएच यूज करूंगा। एंड व्हाट इज हाइड्रोलिक डायमीटर? हाइड्रोलिक डायमीटर इज इक्वल्स टू एरिया डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स पेरीमीटर। क्लियर है? ये अभी फ्लो जो हो रहा है वो इनसाइड द पाइप हो रहा है, इनसाइड द पाइप हो रहा है। फॉर फ्लो ओवर द सरफेस, डायमीटर की जगह पे हम यूज करेंगे कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। एंड कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इज गिवन एज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया। या अगर प्लेन सरफेस के ऊपर हो रहा है तो लेंथ ऑफ द लेंथ एल जो है वो लेंथ हो जाएगा डायरेक्टली। अगर मान लो एक प्लेन सरफेस है तो डायरेक्टली इसकी जो लेंथ है वही इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक लेंथ बनेगी। इज दैट क्लियर? चलिए प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी क्लियर। ऐसे याद करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। An insulated air conditioning duct of rectangular cross section 1 meter into 0.5 meter carrying air at 20 degrees centigrade with a velocity of 10 meter per second is exposed to an ambient of 30 degree centigrade. Neglect the effect of duct construction material. क्या मतलब हुआ इसका? neglect the effect of duct construction material। मेरे को यहाँ पे निकालना है हीट ट्रांसफर। कैलकुलेट हीट ट्रांसफर। अच्छा यहाँ पे क्या मतलब हुआ निग्लेक्ट? तो निग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ द डक्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल। मेरे भाई डक्ट कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है तो उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, कुछ कंडक्टिव रेजिस्टेंस होगा। वो रेजिस्टेंस को मेरे को निग्लेक्ट करना है। यानी कि कंडक्टिव रेजिस्टेंस को मैं निगलेक्ट कर दिया तो कोई रेजिस्टेंस बचा? कहीं नहीं बचा बाबा, कहीं नहीं बचा। कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस तो फिर भी बचा ना। तो कंडक्टिव रेजिस्टेंस को आपको निगलेक्ट करना है। यू नीड टू ओनली कंसीडर द कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? चलिए तो क्या लिखा है मेरे को? फॉर एयर इन द रेंज ऑफ 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड
डेटा आर एज फॉलोज, थर्मल कंडक्टिविटी मेरे को दिया हुआ है, विस्कोसिटी मेरे को दिया है, प्रांटल नंबर दिया है, डेंसिटी मेरे को दिया है, द लैमिनार फ्लो नसेट नंबर, अगर फ्लो लैमिनार है तो नसेट नंबर जो है वो 3.4 के बराबर होगा, और अगर फ्लो टर्बुलेंट है तो मैं इस रिलेशन से नसेट नंबर को कैलकुलेट करूँगा। तो पहला काम क्या करोगे आप, सबसे पहले आप रेनॉल्ड नंबर निकालोगे। रेनॉल्ड नंबर निकालने के बाद आपको मालूम चलेगा कि आपको नसेट नंबर 3.54 लेना है या ये वाले फॉर्मूले को यूज़ करना है। करेक्ट है। फिर मेरे को नसेट नंबर मिल गया तो नसेट नंबर से मैं एच निकाल लूँगा तो मैं हीट ट्रांसफ़र कैलकुलेट कर सकता हूँ। इज इट क्लियर? एनी डाउट एनीबॉडी? ये मेरे को कैलकुलेट करना है हीट ट्रांसफर पर यूनिट लेंथ। कैलकुलेट हीट ट्रांसफर पर यूनिट लेंथ फॉर यूनिट लेंथ। लेट्स ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। चलिए बच्चों, बन गया? हाँ, कितना आया? 200 नहीं बेटा, गलत है, गलत है। एच की वैल्यू नहीं, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करूँगा। आर ई इज इक्वल्स टू रो वी डी बाई म्यू। व्हाट इज डी? रो मेरे को दिया हुआ है 1.2, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, म्यू मेरे को दिया हुआ है 18 माइक्रो पास्कल पर सेकेंड। व्हाट इज डी? हाँ, ए अपॉन 4 पी, करेक्ट है। तो रेक्टेंगुलर डक दिया हुआ है मेरे को ऑफ, तो एरिया हो गया 1 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 इंटू 1.5। कितना है डायमीटर? हाँ, 0.0 क्या है ये? मीटर। रेनॉल्ड नंबर कितना आ रहा है? हाँ, नहीं यार, अच्छा, अरे सॉरी यार। हाँ, ठीक है, अरे गलत यहाँ पे अपन कर दिया ना। हाइड्रोलिक डायमीटर क्या होता है? पहले भी फ्लूइड मैकेनिक्स में बताया था, मैं भी गलत लिखा, तुम लोग भी कुछ बोले नहीं। हाइड्रोलिक डायमीटर अपन गलत निकाले हैं। हाइड्रोलिक डायमीटर हाइड्रोलिक डायमीटर इज इक्वल्स टू 4a बाई पी। हाइड्रोलिक डायमीटर जो है वो 4a बाई पी है, नॉट a बाई 4p, है ना। दैट इज 4a बाई पी। तो अब यहाँ से मेरे को रेनॉल्ड नंबर जो मिल रहा है, बताओ क्या आ रहा है रेनॉल्ड नंबर? सिक्सटीन से मल्टीप्लाई कर दो जो पहले आ रहा था। हाइड्रोलिक डायमीटर यहाँ पे मेरे को मिलेगा
4a by p, तो दैट इज 4 इंटू 1 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.5. रेनॉल्ड नंबर आ रहा है 4.44 इंटू 10 टू द पावर 5 आ रहा है ये. चलिए 4.44 इंटू 10 टू द पावर 5, इट मीन्स दैट द फ्लो इज क्या? फ्लो इज टर्बुलेंट. अभी फ्लो अगर टर्बुलेंट है तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए मेरे को नसेट नंबर दिया हुआ है. फॉर टर्बुलेंट फ्लो नसेट नंबर इज इक्वल्स टू 0.023 RE टू द पावर 0.8 इंटू PR टू द पावर 1/3. ठीक है, ये रिलेशन को याद रख लेना बेटा. अगर टर्बुलेंट फ्लो है और पाइप के अंदर टर्बुलेंट फ्लो अगर पाइप के अंदर हो रहा है तो नसेट नंबर जो है वो मैं इस रिलेशन से कैलकुलेट करूँगा. इवन तो वैसे तो क्वेश्चन में दिया रहता है, गेट का ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है तो इसको अपन याद रख लें. ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्योंकि पाइप में निकालने के लिए दे सकता है. आइडियली उसको इक्वेशन देना चाहिए, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है तो इसको आप याद रख लीजिए. राइट. चलिए, तो ये यहाँ से मेरे को रेनॉल्ड नंबर मालूम चल गया. नाउ एक प्रांटल नंबर कैलकुलेट नहीं करना है. प्रांटल नंबर मेरे को दिया हुआ है 0.73. करेक्ट है. नसेट नंबर इज इक्वल्स टू HD बाई K. तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा वैल्यू ऑफ H. क्या आ रहा है? 25.63. H आ गया 25.63 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन. नाउ हीट ट्रांसफ़र मेरे को कैलकुलेट करना है, तो हीट ट्रांसफ़र हो गया H इंटू A इंटू TS माइनस T0. लेकिन TS तो दिया नहीं है मेरे को. TS तो दिया नहीं है. दिया है क्या? TS जो मेरे को एयर का टेम्परेचर दिया है, इनसाइड एयर का, वही मैं TS लेके चलूँगा. वैसे इसमें फॉर एयर इक्विवेलेंट कैरिंग एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड विद द वेलोसिटी ऑफ इतना इज एक्सपोज टू एन एम्बियंट. neglect the effect of duct construction material. Calculate the heat transfer per unit length of the duct in watt. ठीक है, यहाँ पे अपन चूँकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल को निगलेक्ट करने बोला है तो सरफेस टेम्परेचर हम जो है वो एयर के टेम्परेचर को ही लेकर चलेंगे. इज इट क्लियर? तो फिर ये मेरा बन जाता है इक्वेशन A इज इक्वल्स टू पेरीमीटर इंटू लेंथ, क्योंकि सरफेस एरिया मेरे को लेना है ना. सरफेस एरिया मेरे को लेना है तो ये क्या हो जाएगा? HP TS माइनस T0 अपॉन L. लेकिन मेरे को हीट ट्रांसफर जो निकालना है वो पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो डिवाइडेड बाई H हो गया. ठीक है ना. डिवाइडेड बाई L हो गया, तो मेरे को हीट ट्रांसफर मिल गया पर यूनिट लेंथ में HP TS माइनस T0 एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? क्या आया? 764 वाट पर मीटर लेंथ. ठीक है, आ रहा है बच्चों ये आंसर? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? इज दैट क्लियर? चलिए, तो जिस तरीके से
जिस तरीके से फोर्स्ड कन्वेक्शन में, फॉर फोर्स्ड कन्वेक्शन वी नो दैट Nusselt number is the function of RE and PR. For natural convection, Nusselt number becomes the function of, रेनॉल्ड नंबर हट जाएगा, उसकी जगह पे आ जाएगा ग्रेशॉफ नंबर एंड PR, ग्रेशॉफ नंबर एंड PR। तो कल की क्लास में कुछ प्रॉब्लम जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। और एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कन्वेक्शन के जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसमें आपसे वो बहुत ज़्यादा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। तो कन्वेक्शन के जो क्वेश्चन रहते हैं मोटा मोटी वो क्वेश्चन आपके बन जाएंगे बाय एनर्जी बैलेंस। एनर्जी को बैलेंस करके आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो कल की क्लास में हम लोग गेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं कन्वेक्शन के, दैट वी विल सॉल्व, ताकि अपने को आइडिया लगे कि कन्वेक्शन में ऐसा है ना कि जो क्वेश्चन आपकी बुक में दिए वो क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रॉबिलिटी बहुत कम है। तो गेट के में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो अपने को क्लियर होने चाहिए। तो कल की क्लास में गेट के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? 10 बजे आज अपनी लीनियर प्रोग्रामिंग की क्लास रहेगी, राइट? चलिए ठीक है, फिर चलिए शाम को डिस्कस करते हैं।